9 जनवरी 2019 को दुनिया के उस टाइम के सबसे रिचेस्ट आदमी थे जेफ बेजोस। Jeff Bezos. उनका डाइवोर्स हुआ था उनकी वाइफ मैकेंजी स्कॉट के साथ, और डाइवोर्स के जस्ट बाद जितने शेयर्स जेफ बेजोस के पास थे टोटल, उसके 25% शेयर्स सीधे उनकी वाइफ के पास पहुंच गए और उनकी वाइफ बन गई दुनिया की 3rd रिचेस्ट विमेन ऑफ द वर्ल्ड। आने वाले टाइम में वो दुनिया की रिचेस्ट विमेन भी बन गई जब अमेजोन के शेयर प्राइसेस बढ़े, उनकी नेटवर्थ बढ़ी। अब कुछ लोगों को शायद ये बात पता होगी, कुछ को नहीं पता होगी। जिनको ये पता होगी उनको ये पता होगा कि जेफ बेजोस का अफेयर चल रहा था किसी और लेडी के साथ। वो फोटोज़ और व्हाट्सएप के स्क्रीनशॉट्स थे जो पब्लिक हो गए और उसके बाद उनका डाइवोर्स हो गया। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, अंदर की कहानी बहुत डिफरेंट है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैकेंजी स्कॉट जो जेफ बेजोस की वाइफ थी, उन्होंने अपना डाइवोर्स अनाउंस किया था पब्लिकली 9 जनवरी 2019 को, और जो ये न्यूज़ पब्लिक हुई थी जेफ बेजोस के अफेयर की, ये पब्लिश हुई थी 10 जनवरी 2019 को। तो मैकेंजी स्कॉट को एक दिन पहले कैसे पता चल गया कि जेफ बेजोस का अफेयर चल रहा है? दूसरा, जिस टाइम पे जेफ बेजोस के डाइवोर्स की न्यूज़ आ रही थी सामने और न्यूज़ पोर्टल्स पब्लिश कर रहे थे, उसी टाइम पे सऊदी अरेबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का नाम बहुत ज़्यादा सामने आ रहा था न्यूज़ में, और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड नाम सामने आ रहा था। यही पूरी स्टोरी है। आम जनता को सच में कुछ पता नहीं चल पाता कि पावरफुल लोगों के बीच में क्या क्या हो रहा है। खैर, टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधे शुरू करते हैं। तो अप्रैल 2018 में हॉलीवुड के एक प्रोड्यूसर हैं ब्रायन ग्रेजर, इनके घर पे एक प्राइवेट डिनर चल रहा था। प्राइवेट डिनर में बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, जैसे अमेजोन के फाउंडर जेफ बेजोस, डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर और एनबीए के स्टार कोबी ब्रायंट, सभी ने नाम सुना होगा। और ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम थे, और साथ में सऊदी के प्रिंस भी थे मोहम्मद बिन सलमान। और ऐसे कई सारे डिनर होस्ट करे जा रहे थे उस टाइम पे, खास करके मोहम्मद बिन सलमान के रिक्वेस्ट करने पे। बेवरली हिल्स में एक प्राइवेट मेंशन भी है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, उसमें भी एक बार डिनर होस्ट किया गया था। और ये जितने भी डिनर थे ये सारे अलग अलग लोगों के साथ थे, सारे पावरफुल लोग। कहीं बैंकर्स के साथ, कहीं पे बड़े बड़े कंपनीज के सीईओज थे, तो कहीं पे मीडिया आउटलेट्स के बड़े बड़े हेड। कहने का मतलब पावरफुल लोगों के साथ ये डिनर चल रहे थे। अब ये डिनर क्यों चल रहे थे? क्योंकि सऊदी अरेबिया की जो इमेज है ना, वो हमेशा से ऐसी रही है कि काफ़ी कंजर्वेटिव कंट्री है, और बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि इस्लामिक फेथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है, तो हमेशा से ही उसकी थोड़ी कंजर्वेटिव सी इमेज रही है। लेकिन जब से MBS, मोहम्मद बिन सलमान को शॉर्ट फॉर्म में MBS भी बोलता है, तो MBS जब से प्रिंस बने तो उन्होंने सऊदी अरेबिया की जो इमेज है उसको ट्रांसफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। वो चाहते हैं कि नए नए प्रोजेक्ट सऊदी अरेबिया में आए और सऊदी अरेबिया की इमेज जो है वो एक मॉडर्न कंट्री की तरह हो। इसी में ही उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नियोम 2030 करके, इसके बारे में आप पढ़ लेना। वो एक सिटी बनाना चाहते हैं, एक लाइन की तरह सिटी, जिसमें बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होगा और जीरो कार्बन एमिशन होगा, मतलब जीरो पॉल्यूशन। टोटली जो काम होगा वो रोबोट्स करेंगे, इंसान करेंगे ही नहीं। कहने का मतलब कि मूवीज़ में जो दिखाते हैं ना कि फ्यूचर में सिटीज़ होंगे, उस टाइप की सिटी बनाने का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है इनका, नियोम 2030। और उसी प्रोजेक्ट को लेके ये USA आए हुए थे ताकि ये बड़े बड़े लोगों से फंडिंग्स उठा सकें, और उनके प्रोजेक्ट का जो PR वाला काम है वो भी मीडिया अच्छे से हैंडल करे। कहने का मतलब एक नेटवर्किंग अच्छी खासी बन जाए। अब ऐसा ही एक डिनर होस्ट किया था ब्रायन ग्रेजर, जो हॉलीवुड के प्रोड्यूसर हैं। अच्छी खासी फिल्म्स प्रोड्यूस करी हैं इन्होंने, द विंसी कोड, इन्फर्नो। तो ब्रायन ग्रेजर और वेरोनिका, उनकी जो वाइफ है, उन्होंने ये डिनर होस्ट किया हुआ था। इसी डिनर में मुलाकात हुई जेफ बेजोस और MBS की। जेफ बेजोस के लिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जो है वो एक तरीके से विजनरी आदमी है। उस टाइम पे जो मोहम्मद बिन सलमान की इमेज बनती जा रही थी, वो बन रही थी एक विजनरी आदमी की, जो एक नई तरीके की सोच रखता है और पसंद करता है कि भैया आप दूर का सोच रहे हो। और जेफ बेजोस को इस टाइप के लोग पसंद आते हैं। जेफ बेजोस खुद ही उस टाइप का इंसान है। तो इसी डिनर के दौरान जेफ बेजोस और मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग हुई, दोनों की अच्छी खासी बातचीत हुई और दोनों ने अपने अपने प्राइवेट नंबर्स एक्सचेंज किए। लेकिन जेफ बेजोस को ये पता नहीं था कि भाई आने वाले टाइम में ये जो नंबर्स एक्सचेंज कर रहे हैं ना, ये बहुत भारी पड़ने वाले हैं जेफ बेजोस की लाइफ पे। डिनर वगैरह सब अपना बढ़िया ख़त्म हो गया। कुछ टाइम बाद जो MBS का टूर था वो भी ख़त्म हो गया, वो अपने सऊदी अरेबिया लौट गए। जेफ बेजोस अपने रोज़मर्रा की जो लाइफ है उसमें बिजी हो गए और सब नॉर्मल चल रहा था बिल्कुल। फिर मई 2018 में, यानी कि कुछ हफ्ते बाद, MBS का मैसेज आता है जेफ बेजोस के पास, और दोनों में व्हाट्सएप के थ्रू बातचीत शुरू हो जाती है। और बहुत ज़्यादा कोई ऐसे सोचने वाली बात भी नहीं थी, क्योंकि MBS जो है वो ज़्यादातर लोगों से बातचीत करके रखना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है भाई कि जेफ बेजोस दुनिया का रिचेस्ट आदमी था उस टाइम पे, तो उसको भी फ्यूचर में शायद MBS की ज़रूरत पड़े या फिर किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना हो, साथ में मिलकर कोई बिजनेस करना हो। और MBS तो वैसे भी अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ ही रहे थे। लेकिन यही जो बातचीत शुरू हुई थी, कुछ दिनों चली, उसी दौरान MBS ने एक वीडियो फाइल भेजी जेफ बेजोस के फ़ोन पे। जेफ बेजोस ने वो वीडियो फाइल खोली,
प्रोबेबली जो वीडियो फाइल थी इसके प्रॉपरली सोर्सेस में अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि वीडियो एक्चुअल में क्या थी, पर ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि अरेबिक लैंग्वेज में वो किसी सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट का जो कोई इनिशिएटिव होगा उसको प्रमोट करने की सिंपल एक वीडियो थी। जेफ बेजोस ने वो वीडियो देखी और इग्नोर कर दी। लेकिन जेफ बेजोस को ये अंदाज़ा नहीं था कि उस वीडियो में एक स्पाईवेयर छुपा हुआ है। स्पाईवेयर आप सिंपल समझ लो कि एक तरीके का एक प्रोडक्ट है जो दूसरों के फ़ोन को हैक करने का काम आता है। और जो स्पाईवेयर यूज़ करा गया था वो भी पेगासस था या फिर उसके जैसा कोई और स्पाईवेयर जो यूजुअली छोटे मोटे इंसानों के हाथ में नहीं होता। गवर्नमेंट इसका इस्तेमाल करती हैं अपने पर्पज़ के लिए। और ये ऐसा एक स्पाईवेयर है जिसमें अगर आपके फ़ोन में कोई फ़ाइल आई है आपके व्हाट्सएप पे या कहीं और, तो आपको उस फाइल को खोलने की ज़रूरत भी नहीं है। फाइल एक बार डिलीवर हो गई तो आपका फ़ोन हैक हो चुका है, आपके फ़ोन की जो डेटा है वो दूसरा बंदा ऑलरेडी रिसीव करना शुरू कर चुका है। अब ऐसा नहीं था कि जेफ बेजोस को पता नहीं था कि भाई इस टाइप के जो स्पाईवेयर्स होते हैं। जेफ बेजोस को पता था, लेकिन उनको ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि भाई कोई इंसान उनके फ़ोन में उनके पर्सनल नंबर पे ये सारी चीज़ें कर सकता है। क्योंकि यूएसए में ऐसी कोई अगर आप हैकिंग करते हो तो ये बहुत बड़ा क्राइम है, और अगर ऐसी चीज़ों में आप पकड़े गए तो फिर आपको बहुत कुछ गंवाना पड़ सकता है। हो सकता है आपको कई साल तो जेल में काटने पड़े, और जेल इंडिया की तरह नहीं, रियल में आपको जेल काटनी पड़े। और हो सकता है कि अगर आप एक पॉलिटिशियन हो या बिजनेसमैन हो तो ज़िंदगी भर आपको बिजनेस या फिर पॉलिटिक्स करने की परमिशन ही ना मिले, आप बैन कर दिए जाओ। तो उनको पता होता है कि यूजुअली कोई ऐसे मेथड्स का अटेम्प्ट नहीं करेगा, स्पेशली वो लोग जिनके प्राइवेट नंबर्स आपने खुद एक्सचेंज किए हैं, वो भरोसे वाले ही लोग होते हैं। लेकिन एमबीएस जो हैं वो यूएसए के थोड़ी थे, वो तो सऊदी गवर्नमेंट के प्रिंस हैं, अपने आप में एक गवर्नमेंट चलाते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि यूएसए जेफ बेजोस के लिए एक पूरे कंट्री से दुश्मनी ले ले, और सऊदी अरेबिया से दुश्मनी मतलब आप समझ ही सकते हो कि कितनी बड़ी बात हो जाती है। लेकिन इस वीडियो फाइल के जेफ बेजोस के फ़ोन पे आने पे भी जेफ बेजोस को कुछ खास पता नहीं चला। लाइफ नॉर्मल चलती रही और दोनों में जो बातचीत थी वो फ्रेंडली चलती रही। काफ़ी टाइम गुजर गया और फिर आया नवंबर 2018। उस टाइम एमबीएस ने दोबारा से जेफ बेजोस को मैसेज किया, और इस बार मैसेज में था एक मीम थोड़ा सेक्सिस्ट था वैसे तो एक विमेन की फ़ोटो के साथ उस पर लिखा हुआ था कि किसी विमेन से आर्ग्यू करना, मतलब बहस करना इस तरीके से है जैसे किसी प्रोडक्ट का टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ना या फिर लाइसेंस एग्रीमेंट पढ़ना। फाइनली आपको क्लिक तो आई एग्री पे ही करना है। लेकिन फिर जेफ बेजोस की नज़र पड़ी उस फोटो पे जो उस मीम के अंदर इस्तेमाल करा गया। वो फोटो था एक लेडी का जिनका नाम था लॉरेन सेंजेस। ये वही लेडी थी जिनका जेफ बेजोस के साथ अफेयर चल रहा था, सीक्रेट अफेयर। और ये देखने के बाद प्रोबेबली जेफ बेजोस के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई होगी। क्योंकि आप इमेजिन करके देखो कि आप सामने वाले से आप सवाल भी नहीं पूछ सकते कि भाई तेरे पास ये फोटो कैसे आया, और ये क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है जो तू मुझे मीम शेयर कर रहा है, या फिर इसका कोई बड़ा सेंस है। क्या तेरे को ज़्यादा सीक्रेट्स पता है, और अगर पता है तो क्या तूने मेरे पीछे स्पाइस छोड़ रखे हैं, क्या कोई मुझे फॉलो कर रहा है, कोई ट्रैक कर रहा है। क्योंकि इस टाइम तक जेफ बेजोस को ये तो पता नहीं था कि उस वीडियो फाइल में कुछ दिक्कत है, स्पाईवेयर है। कुछ और टाइम निकला, कुछ महीने निकले, और टाइम आ गया जनवरी महीने का 2019 में। 9 जनवरी को मैकेंजी स्कॉट ने डाइवोर्स की अनाउंसमेंट की थी। 10 जनवरी को जो न्यूज़ थी जेफ बेजोस के अफेयर की वो ब्रेक हो गई थी। लेकिन उससे कुछ टाइम पहले ही एक मैगजीन है यूएसए में, नेशनल एनक्वायरर करके। ये लोग ज़्यादातर सेलिब्रिटीज़ की जो गॉसिप्स होती हैं, उनके स्कैंडल्स, कंट्रोवर्सीज, उनको ट्रैक करते हैं और उनको पब्लिश करते हैं। अच्छी खासी एंगेजमेंट आती है। तो नेशनल एनक्वायरर की एक टीम ने जेफ बेजोस की टीम को डायरेक्टली अप्रोच किया। ये सब हो रहा था न्यूज़ ब्रेक होने से भी पहले और मैकेंजी स्कॉट के डाइवोर्स अनाउंस करने से पहले। एक्चुअली ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जब मीडिया के पास कोई ऐसी खबर होती है जो काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो और वो किसी एक सेलिब्रिटी के बारे में हो, तो वो यूजुअली उस सेलिब्रिटी के पास पहुंचते हैं सारी डेटा वगैरह लेके, और उससे फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, उससे सवाल पूछते हैं कि आपको इस बारे में पता या नहीं पता। ये यूजुअली इसलिए करा जाता है ताकि अगर फ्यूचर में आपको कोई लीगल केस फेस करना पड़े तो आप वहाँ जाके कह सकते हो कि भाई हमने इनको इन्फॉर्म किया था और हमने इनसे क्लैरिफिकेशन मांगी थी पर इन्होंने क्लैरिफिकेशन दी नहीं। अब यूजुअली क्या होता है कि अगर किसी सेलिब्रिटी से आप ऐसे सवाल पूछोगे तो अगर टोटली ही वो इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो सेलिब्रिटी सीधे आके भिड़ जाएगा कि भाई कैसी फालतू बकवास बातें कर रहे हो, तो इसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। लेकिन अगर उसमें थोड़ी बहुत भी सच्चाई होती है तो यूजुअली ऐसा होता है कि सेलिब्रिटीज नो कमेंट्स या फिर उसको इग्नोर करते हैं क्वेश्चंस को, और ये एक फ़ायदा हो जाता है लीगल चैलेंजेस में कि भाई इन्होंने क्वेश्चंस को इग्नोर किया, हमारी क्या गलती, तो हमें तो छापना ही था फिर। तो नेशनल एनक्वायरर ने जेफ बेजोस को इन्फॉर्म किया कि उनके पास जेफ बेजोस और लॉरेन सेंजेस की जो अफेयर चल रहा है उसके काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स हैं चैट्स के, जिसमें उन्होंने काफ़ी फ्लर्टी मैसेजेस कर रखे हैं। काफ़ी फ़ोटोज़ हैं जिसमें जेफ बेजोस जो हैं वो शर्टलेस भी हैं। ये बात जब जेफ बेजोस के पास गई तो ऑफ कोर्स बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि जेफ बेजोस शॉक्ड हो गए। पर जो जेफ बेजोस है वो आदमी बहुत समझदार है, ऐसे कोई हल्का आदमी तो है नहीं। इससे पहले कि नेशनल एनक्वायरर इस पूरी न्यूज़ को ब्रेक करता या मैगजीन में छापता,
जेफ बेजोस ने मैकेंजी स्कॉट के सामने खुद ही ये एक्सेप्ट कर लिया कि जो भी सिचुएशन है, जो भी चल रहा है, अफेयर वगैरह। और फाइनली दोनों कपल ने बड़ा स्मार्टली डिसीजन लिया कि मैकेंजी स्कॉट ने न्यूज़ के ब्रेक होने से पहले ही डाइवोर्स अनाउंस कर दिया। और दोनों जो है वो आपस में भले ही उनके मतभेद हुए होंगे, लड़ाई झगड़े शायद प्रोबेबली हुए हों, लेकिन दोनों ने बड़े ही स्मूथली डाइवोर्स का जो पूरा सीन है उसको फाइनलाइज कर लिया। हालांकि बाद में जाके ये चीज़ें फाइनलाइज हुई कि भाई कितनी प्रॉपर्टी किसके पास जाने वाली है, लेकिन यहाँ पे चीज़ें स्मूथ हो गई। और फ्यूचर में भी मैकेंजी स्कॉट ने कभी पब्लिकली आके जेफ बेजोस के बारे में कभी कुछ उल्टा नहीं बोला। खैर, जेफ बेजोस की वाइफ ने डाइवोर्स अनाउंस कर दिया 9 जनवरी को, और 10 जनवरी को नेशनल इंक्वायरर ने पूरी जो उनके पास डेटा थी और अफेयर की इन्फॉर्मेशन थी वो सारा कुछ पब्लिक कर दिया। अब न्यूज़ बड़ी थी, एकदम से वायरल हो गई, लोगों में बात फैल गई। खबर भले ही मसालेदार थी पर डैमेज काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया था। लोगों को लगा कि भाई सिंपल सा एक सीन है, अमीर आदमी है, अफेयर हो गया किसी के साथ और बीबी को पता चल गया तो डाइवोर्स हो गया, सिंपल सी कहानी है। पर कहानी सिंपल नहीं थी, क्योंकि इस न्यूज़ के ब्रेक होने के बाद जेफ बेजोस के पास अच्छा खासा टाइम था चीज़ें इन्वेस्टिगेट करने का और समझने का। जेफ बेजोस, उनकी वाइफ और जो उनकी जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा था, लॉरेंस सेंजेस, इनके बीच में जब बातचीत हुई तो इनिशियली ये पता चला कि लॉरेंस सेंजेस ने अपने भाई को कुछ फोटोज़ और स्क्रीनशॉट्स वगैरह दिखाए थे अपने भाई को ये प्रूव करने के लिए कि वो जेफ बेजोस को डेट कर रही है। अब यूजुअली क्या होगा कि लॉरेन अगर अपनी भाई को बताएगी कि भाई वो जेफ बेजोस को डेट कर रही है तो उसका भाई ट्रस्ट नहीं करेगा, भरोसा नहीं करेगा। इसीलिए लॉरेन ने कुछ स्क्रीनशॉट्स और कुछ फोटोज शेयर कर दिए। और प्रोबेबली लॉरेन का जो भाई था माइकल सेंजेस, उसने ये जो फोटोज़ हैं ये नेशनल इंक्वायरर को बेच दिए और वहाँ से ये जो न्यूज़ है, जो अफेयर है, वो पब्लिक हो गया। लेकिन जेफ बेजोस को यहाँ तक ये समझ में आ गया था कि कहानी इतनी सिंपल नहीं है, क्योंकि जो मीम आया था MBS की तरफ से, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, वो एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इतना सब कुछ हो जाने के बाद, ये पूरा सीन होने के जस्ट 1-2 दिन बाद ही जेफ बेजोस ने दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सिक्योरिटी और इन्वेस्टिगेटिव फर्म को हायर कर लिया। फर्म का नाम था डी बेकर एंड एसोसिएट्स और फर्म का हेड था गेविन डी बेकर। ये बंदा काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बंदा था, मतलब ये इस टाइप का बंदा था कि जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, तो अगर उन्हें कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है जो प्राइवेट सिक्योरिटी को लेके हो या उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, उसको इन्वेस्टिगेट करना हो, तो हर कोई सेलिब्रिटीज़ के जो नेटवर्क है उसमें हर कोई गेविन डी बेकर का ही नाम सजेस्ट करेगा। इस बंदे ने टॉम क्रूज से लेके मैडोना, USA के फॉर्मर प्रेसिडेंट्स, बहुत लोगों के लिए काम किया था। उनकी प्राइवेट सिक्योरिटी, उनके लिए किसी टाइप की प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करनी हो, ये सारे काम ये बंदा कर चुका था और बहुत ही एक्सपीरियंस बंदा था। फिर क्या था, गेविन डी बेकर अपने काम पे लग गया। जेफ बेजोस के जितने भी इक्विपमेंट्स थे, जितनी भी चीज़ें उसके आसपास थी, उनको एनालाइज करना उसने शुरू कर दिया। फील्ड में भी अपने बंदे उतार दिए। तो सबसे पहले तो गेविन डी बेकर को मिली वो फाइल, वो वीडियो फाइल जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से आई थी। सबसे पहले गेविन डी बेकर को ये समझ में आया कि उस फाइल के आने के बाद जेफ बेजोस के फ़ोन में जो डेटा था जेफ बेजोस के फ़ोन से, वो बहुत तेज़ी से एक्सफिल्ट्रेट होने लग गया। एक्सफिल्ट्रेट थोड़ा टेक्निकल टर्म है, कहने का मतलब कि जेफ बेजोस के फ़ोन का जो डेटा है वो बाहर जाने लग गया, जैसे किसी ने फ़ोन को हैक कर लिया हो। दूसरी चीज़ जो गेविन डी बेकर को पता चली वो ये थी कि माइकल सेंजेस ने, ये बात सही है कि उसने फ़ोटोज़ और टेक्स्ट को बेचा तो है नेशनल इंक्वायरर को, लेकिन जिस तरह के फ़ोटोज़ और टेक्स्ट मैसेजेस नेशनल इंक्वायरर ने या तो लाइव कर दिए थे मैगजीन ने, या फिर वो कह रहे थे कि उनके पास हैं पर वो अभी दिखा नहीं रहे हैं, उस टाइप का डेटा माइकल सेंजेस के पास था ही नहीं। मतलब वो बेचेगा तो कहाँ से, उसके पास था ही नहीं। जितना भी उसके पास डेटा था वो था जो उसकी बहन ने उसको दिया था। वो भी कोई बहन अपने भाई को जो डेटा देगी ये प्रूव करने के लिए कि भाई वो जेफ बेजोस को डेट कर रही है, वो ऐसा डेटा तो नहीं देगी जिसमें फ्लर्टी मैसेजेस हों या फिर काफ़ी प्राइवेट मोमेंट्स की फ़ोटोज़ हों। तो वो फ़ोटोज़ नेशनल इंक्वायरर के पास कहाँ से आई। हालांकि ये बात सही थी कि माइकल सेंजेस ने फ़ोटोज़ बेची थी, $2 लाख के आसपास शायद उसको मिला था। और बाद में माइकल सेंजेस ने भी ये एक्सेप्ट किया कि मैंने ये सारी चीज़ें तो नेशनल इंक्वायरर को दी ही नहीं जितनी दिखाई जा रही हैं। यहाँ तक जब ये प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई, तब तक जेफ बेजोस को सारी कहानी समझ में आ गई। हालांकि पूरी दुनिया को समझ में नहीं आई थी, पूरी दुनिया को कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि सीन चल क्या रहा है, हो क्या रहा है अंदर ही अंदर। और प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का जेफ बेजोस, उनकी वाइफ या उनके अफेयर से क्या लेना देना, इसका क्या सेंस बनता है, ये सारा कुछ क्लियर हुआ फरवरी के महीने में जाके, 7 फरवरी 2019 को। जेफ बेजोस ने एक आर्टिकल लिखा, आर्टिकल बोल दो या ब्लॉग बोल दो, मीडियम के ऊपर। मीडियम एक तरीके से यूट्यूब की तरह है, जैसे यूट्यूब पे कोई भी इंसान वीडियोस बना सकता है, पोस्ट कर सकता है और कोई भी इंसान देख सकता है। वीडियोस बंदा डालता है और यूट्यूब उसको रेवेन्यू पे करता है, जितने बंदे उसकी वीडियोस को देख रहे हैं उसके हिसाब से। ऐसी मीडियम है, लोग वहाँ जाके लिखते हैं, लोग पढ़ते हैं। अगर आपके ब्लॉग को बहुत ज़्यादा लोग पढ़ रहे हैं तो फिर आपको पैसे मिलेंगे। कोई भी वहाँ लिख सकता है, कोई भी वहाँ पे जाके पढ़ सकता है। तो मीडियम पे जेफ बेजोस ने एक आर्टिकल या फिर एक ब्लॉग पोस्ट किया 7 फरवरी 2019 को।
और उस ब्लॉग के आने के बाद सारी जो स्टोरी थी वो सब कुछ कनेक्ट होने लग गया। लेकिन ये जो आर्टिकल जेफ बेजोस ने लिखा था, जेफ बेजोस ने बैठ के 50 बार सोचा होगा इस आर्टिकल को लिखने से पहले, क्योंकि उनके पास भी खोने को काफ़ी कुछ था इस आर्टिकल के पब्लिश होने के बाद। जेफ बेजोस के आर्टिकल की सबसे इंपॉर्टेंट फर्स्ट लाइन थी उस आर्टिकल का टाइटल, नो थैंक यू मिस्टर पैकर। मिस्टर पैकर जो हैं वो हैं डेविड पैकर, जो AMI अमेरिकन मीडिया इनकॉर्पोरेटेड, ये एक कंपनी है, एक तरीके से कॉरपोरेशन है, इसके मालिक हैं। और नेशनल इंक्वायरर जो मैगज़ीन थी जिसने जेफ बेजोस के अफेयर के बारे में पब्लिश करा था, उसके भी मालिक हैं, उसकी पेरेंट कंपनी है AMI। जेफ बेजोस ने आर्टिकल में पहले तो ये मेंशन किया कि AMI के जो ओनर हैं डेविड पैकर, उन्होंने जेफ बेजोस को ब्लैकमेल किया। ये बोला कि जो ये तुम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, ये पता करने की कोशिश कर रहे हो कि जो फोटोज़ वगैरह हैं जेफ बेजोस के अफेयर के और लॉरेंस सेंजेस के साथ, वो सारे कहाँ से नेशनल इंक्वायरर के पास पहुँचे, ये सारी इंक्वायरी तुम बंद कर दो, इन्वेस्टिगेशन बंद कर दो, वरना तो हमारे पास और ज़्यादा फ़ोटोज़ हैं, बिलो द बेल्ट फ़ोटोज़ हैं। बिलो द बेल्ट आप समझ सकते हो, उससे भी ज़्यादा बहुत कुछ, एक लंबी लिस्ट थी जो उन्होंने दी थी जेफ बेजोस को। उस लंबी लिस्ट में लिखा हुआ था कि किस किस टाइप के फ़ोटोज़ और किस किस टाइप का डेटा हमारे पास है जो हम पब्लिश कर देंगे, और इससे जेफ बेजोस को बहुत गंदा वाला नुकसान होगा। जेफ बेजोस को नुकसान होगा तो अमेजॉन के शेयर्स को भी नुकसान हो सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो जेफ बेजोस ने मेंशन की थी वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो उन्होंने मिस्टर पैकर की वफादारी के बदले उन्हें व्हाइट हाउस डिनर में बुलाया। पैकर वहाँ एक मेहमान को लेकर गए जिसके सऊदी अरब के शाही परिवार से अच्छे रिश्ते हैं, और मिस्टर पैकर की कंपनी को पहले भी इन्वेस्टिगेट किया जा चुका है सऊदी गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में काम करने के लिए। मतलब जेफ बेजोस ने सीधे सीधे निशाना बना लिया 3 लोगों को। पहले तो डेविड पैकर जो AMI के मालिक थे, दूसरे डोनाल्ड ट्रंप जो उस टाइम पे प्रेसिडेंट थे, तीसरा सऊदी की रॉयल फैमिली। रॉयल फैमिली यानी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। अब अगली चीज़ जो जेफ बेजोस ने बोली उसको बड़ा ध्यान से सुनना। इंग्लिश में, मैं पहले इंग्लिश में बोल देता हूँ फिर समझाता हूँ। माई ओनरशिप ऑफ वॉशिंगटन पोस्ट, वॉशिंगटन पोस्ट जो है वो एक न्यूज़पेपर है, न्यूज़ पोर्टल है, इज़ अ कॉम्प्लेक्सिफायर फॉर मी। It's unavoidable that certain powerful people who experience Washington Post news coverage will wrongly conclude I am their enemy। कहने का मतलब जेफ बेजोस यहाँ पे साफ साफ ये बोल रहे थे कि बहुत सारे ऐसे पावरफुल लोग हैं जिनको ये लगता है कि वॉशिंगटन पोस्ट का अगर मैं मालिक हूँ तो वॉशिंगटन पोस्ट मेरे इन्फ्लुएंस में काम करता है और जो मैं कहता हूँ वही वो छापता है, और वॉशिंगटन पोस्ट अगर उनकी क्रिटिसिज्म कर दे या फिर उनके खिलाफ बोल दे तो उन्हें लगता है कि मैं उनका दुश्मन हूँ। आगे जेफ बेजोस ने मेंशन किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप इज़ वन ऑफ दोज पीपल ऑब्वियसली बाई हिज मैनी ट्वीट्स। पहले तो डोनाल्ड ट्रंप का नाम मेंशन कर दिया। आगे सुनना, ऑल्सो द वॉशिंगटन पोस्ट्स इसेंशियल एंड अनरिलेंटिंग कवरेज ऑफ द मर्डर ऑफ इट्स कॉलमनिस्ट जमाल खशोगी इज़ अनडाउटली अनपॉपुलर इन सर्टेन सर्कल्स। अभी आपको ये लाइंस बड़ी अजीब लगी होंगी और थोड़ा सा टेक्निकल लगी होंगी, पर मैं आपको अभी ये सारी चीज़ें समझा देता हूँ, क्योंकि ये जो 3-4 लाइंस हैं इससे ये पूरी कहानी जो है वो सारा कुछ शॉर्ट आउट हो जाएगा। पहले तो आप ये समझ लो कि जो वॉशिंगटन पोस्ट है वो जेफ बेजोस का है। जेफ बेजोस ने डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोलने के बाद ये मेंशन किया कि वॉशिंगटन पोस्ट अगर जमाल खशोगी के मर्डर के बारे में लिखता है और अगर इससे किसी को हर्ट होता है जो इनडायरेक्टली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बारे में था, तो वो काम जो है वो वॉशिंगटन पोस्ट इंडिपेंडेंटली करता है, उससे जेफ बेजोस किसी के दुश्मन नहीं बन जाते। अब जमाल खशोगी कौन है, क्या है, इससे आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी। दरअसल जमाल खशोगी थे एक सऊदी जर्नलिस्ट और ये रॉयल फैमिली के काफ़ी क्लोज थे। वहीं सऊदी अरेबिया में ये जर्नलिज्म करते थे, और सऊदी अरेबिया में जर्नलिज्म करने का मतलब है कि सऊदी अरेबिया डेमोक्रेसी तो है नहीं, तो वहाँ पे जर्नलिज्म का मतलब है कि आप जो गवर्नमेंट काम कर रही है या फिर जो ग्लोबली कुछ चीज़ें हो रही हैं या कोई इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट द्वारा लिए जा रहे हैं तो आपको वही पब्लिश करने हैं सिंपल वे में, सिंपल इन्फॉर्मेशन देनी है। आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने का हक नहीं है। वो जो होता है ना एक जर्नलिज्म, क्रिटिकल जर्नलिज्म, वो सारी चीज़ें आपको अलाउड नहीं है। तो जमाल खशोगी भी रॉयल फैमिली के पास रहते थे, तो रॉयल फैमिली को बहुत अच्छे से जानते थे, काफ़ी सारा डेटा उनके दिमाग में भी होगा। अब एक जर्नलिस्ट भले ही वो क्रिटिसिज्म नहीं करते थे पर उन्हें पता काफ़ी कुछ होता है। तो धीरे धीरे हुआ क्या कि जमाल खशोगी सऊदी गवर्नमेंट को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा क्रिटिसाइज़ करने लग गए, और स्पेशली प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के स्टेप्स को। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था नियोम 2030, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने के चांसेस हैं आने वाले टाइम में, और शायद अभी तक लग भी गए हों। तो जमाल खशोगी ने उस प्रोजेक्ट को लेके भी क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें घर से निकाल दिया, उनके घर वर हटा दिए ताकि ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो पाए। जब तक जमाल खशोगी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की नज़र में आते
तब तक जमाल खशोगी निकल गए सऊदी अरेबिया के बाहर और यूएसए पहुंच गए। वैसे भी जमाल खशोगी पे खतरा मंडराना शुरू हो चुका था। यूएस जाने के बाद जमाल खशोगी ने वॉशिंगटन पोस्ट के लिए लिखना शुरू कर दिया। वॉशिंगटन पोस्ट के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने जमाल को अप्रोच किया, उन्हें कन्विंस किया, मोटिवेट किया वो सऊदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो भी सच है उसको बोलें, बताएं। स्टार्टिंग में जमाल खशोगी इतने ज़्यादा डेंजरस नहीं थे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे थे। खास करके जब वॉशिंगटन पोस्ट जैसा एक बड़ा न्यूज़ पोर्टल या न्यूज़पेपर उनको मिल गया। एक टाइम पे तो सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड करते थे ताकि वो मार्केटिंग कर सकें अपने नियोम प्रोजेक्ट की और इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर सकें ताकि वो आएँ और उनके प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करें। और दूसरी तरफ जमाल खशोगी एक इंटरव्यू देते थे, 2 इंटरव्यू देते थे और जितनी भी मेहनत प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने की होती थी अपने टूर्स पे लोगों को कन्विंस करने के लिए, वो सारी बेकार हो जाती थी। ऊपर से जमाल खशोगी जो है वो रॉयल फैमिली के काफ़ी क्लोज भी थे, तो उनको इन्फॉर्मेशन भी कुछ ज़्यादा ही थी। बीच में एक बार प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की गवर्नमेंट की तरफ से, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जमाल खशोगी को ऑर्डर्स भी गए कि आप इसके बाद कोई ट्वीट या फिर किसी भी तरीके का जर्नलिज्म नहीं करोगे। कुछ टाइम के लिए जमाल खशोगी ने बंद कर दिया। अब जमाल खशोगी को भी पता था कि भाई इसके जो रिजल्ट्स हैं वो कितने ज़्यादा डेंजरस हो सकते हैं। आप सऊदी अरेबिया की बात कर रहे हो, आप कोई डेमोक्रेसी की बातें नहीं कर रहे। ऊपर से जमाल की जो फैमिली थी वो सऊदी अरेबिया के अंदर ही थी, वो भी फ़ोन कर करके जमाल को बोलते थे कि भाई तुम अपने मज़े ले रहे हो, तुम अपना जर्नलिज्म कर रहे हो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर जो उनके कलीग्स थे उन्होंने उन्हें मोटिवेट किया, कन्विंस किया कि वो और बोलें, अपने व्यूज़ दें, क्योंकि सऊदी अरेबिया से निकलने वाले लोग, खास करके जर्नलिस्ट, ऐसे मिलते ही नहीं है वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो कुछ बोल सकें सऊदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अब ऑफ कोर्स इससे न्यूज़पेपर का भी फ़ायदा हो रहा होगा। तो जमाल ने सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट का रूल ब्रेक कर दिया, जो ऑर्डर्स उनको मिले थे उसको ब्रेक कर दिया और दोबारा से जर्नलिज्म स्टार्ट कर दिया। टाइम गुजरता गया, जमाल को लगा कि सिचुएशन जो है वो नॉर्मल होती जा रही है, सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से और कुछ भी नहीं आया। और जब कुछ महीने गुजर गए और टाइम आया अक्टूबर 2018 का, अब आप टाइमलाइन नोटिस करना, अक्टूबर 2018 का टाइम आया तो जमाल की उस टाइम पे एक पार्टनर या फिर यूँ कह लो कि गर्लफ्रेंड हुआ करती थी टर्की में। जमाल को उससे शादी करनी थी और जमाल ने अपने सऊदी अरेबिया से डॉक्यूमेंट्स मंगाए, क्योंकि टर्की में ये ज़रूरी था कि भाई आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखाओ कि आपकी पहले कोई शादी वगैरह हुई है, और हुई है तो फिर आपने डाइवोर्स वगैरह ले लिया या नहीं लिया। डॉक्यूमेंट्स आने थे टर्की में, इस्तांबुल में, सऊदी अरेबिया के कॉन्सुलेट में। कॉन्सुलेट आप एक एम्बेसी की तरह समझ सकते हो, वहाँ डॉक्यूमेंट्स आने थे। जमाल डॉक्यूमेंट्स लेने 2 अक्टूबर 2018 में पहुँचे सऊदी कॉन्सुलेट, और उस दिन के बाद जमाल खशोगी कभी नहीं दिखे। बाद में जो इंक्वायरीज़ हुई तो पता चला कि जमाल खशोगी को सऊदी कॉन्सुलेट के अंदर ही उनका मर्डर कर दिया गया, उनकी जो बॉडी पार्ट्स थे उनको डिसमेंबर करके और गायब कर दिया गया, वो कभी किसी को नहीं मिला। जब ये सारा कुछ हुआ तो वॉशिंगटन पोस्ट ने काफ़ी एग्रेसिवली पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के अगेंस्ट। और अगर आप टाइमिंग नोटिस करोगे तो आपको समझ में आएगा कि जेफ बेजोस से अप्रैल के टाइम में 2018 में प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मिले थे। उसके बाद MBS के प्राइवेट नंबर से जेफ बेजोस को मैसेजेस आए, साथ में वो वीडियो फाइल आई जिससे जेफ बेजोस के फ़ोन को हैक करा गया था। और नवंबर में MBS ने वो मीम भेजा था जिसमें जो लेडी की फ़ोटो थी वो लॉरेंस सेंजेस की फ़ोटो थी। ये मीम नवंबर में इसलिए भेजा गया था क्योंकि अक्टूबर में जमाल की डेथ के बाद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान जेफ बेजोस को वार्न कर रहे थे कि वॉशिंगटन पोस्ट बहुत ही एग्रेसिवली पार्ट ले रहा है जमाल के केस में, और पहले ही वॉशिंगटन पोस्ट ने जमाल को हायर करके बहुत बड़ी गलती की है। इसीलिए जेफ बेजोस ने जब मीडियम के ऊपर अपना लास्ट आर्टिकल लिखा फरवरी में, तो उन्होंने ये मेंशन किया कि पावरफुल लोगों को ये लगता है कि वॉशिंगटन पोस्ट का अगर मैं मालिक हूँ और वॉशिंगटन पोस्ट उनके अगेंस्ट कुछ भी लिखता है तो मैं उनका दुश्मन बन जाता हूँ। अब आप इमेजिन करके देखो कि दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी जो उस टाइम पे थे, अगर उस आदमी को ब्लैकमेल करा जा सकता है तो इस दुनिया में किस आदमी को ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता। अगर आपके पास सही पत्ते हैं तो आप किसको ब्लैकमेल नहीं कर सकते। खैर, this was the inside story of Jeff Bezos' divorce and Prince Mohammed bin Salman's controversy। आज की वीडियो इतनी थी। See you in the next video।